So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computing Schooling System. And today is your date 13th for NEET direct classes of 12th class. बेटा हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 5 दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. डीएनए जेनेटिक मटेरियल हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए हम डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए पैकेजिंग डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. आज बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. तो बेटा अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें दैट इज़ HGP या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, ये 2 टॉपिक्स जो हैं दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे बेटा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है. ठीक है, क्योंकि जोलॉजी में अगर हम इस चैप्टर से बात करें तो यही 2 टॉपिक्स जो हैं वो जोलॉजी के अंडर आते हैं, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो इसको अच्छे से फोकस करेंगे. क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? तो इन 1990 अ मेगा प्रोजेक्ट, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई ह्यूमन जीनोम वाज कंसिडर्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट, है ना? तो क्यों कहते हैं इसको मेगा? का मतलब था बड़ा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट. वाज स्टार्टेड टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द इंटायर ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम. इट वाज कॉल्ड एज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो क्या किया 1990 में? जितना भी ह्यूमन के अंदर जो न्यूक्लियर जीनोम प्रेजेंट है उन सबको सीक्वेंस किया गया, दैट is human genome project, right? In addition, human genome project was also entrusted to illustrate the genome of several other model organisms. For example, E. coli का किया जा चुका है, Saccharomyces cerevisiae का किया जा चुका है, roundworm माउस का भी किया जा चुका है. It was closely associated with rapid development of a new era in biology that is called as bioinformatics. तो bioinformatics एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा स्टडी एरिया है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, स्टैटिस्टिक की भी बात करते हैं, बायोलॉजी की भी बात करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाएगा, इसमें हमें डेटाबेसेस का यूज़ किया जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर गोल्स की बात करें, गोल्स क्या है, इंपॉर्टेंट गोल्स क्या थे? टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए. क्या कंसिडर किया गया कि 20,000 से लेकर 25,000 जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन डीएनए में सबको हम आइडेंटिफाई कर सकें. टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेसिस पेयर दैट कंस्टिट्यूट द ह्यूमन डीएनए. तो हमारे पास जीन है 20,000 से 25,000, लेकिन बेस पेयर, केमिकल बेस पेयर कितने हैं? तो 3 बिलियन बेस पेयर्स कंसिडर किया गया था दैट कंस्टिट्यूट द ह्यूमन डीएनए. फिर इसको टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, क्योंकि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसको डिजिटल फॉर्मेट में, क्योंकि पेपर पे इसको नोट डाउन करना इज नॉट ईजी, है ना. टू इम्प्रूव द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनालिसिस, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ी जो कि इन सारे डेटा को एनालाइज कर सकें, है ना. टू ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स, अलग इंडस्ट्रीज को भी ये इन्फॉर्मेशन देना है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तभी तो हमें पता चलेगा ना. आज हमें पता है कि कौन सा जीन हमारे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन जो है किसी पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. टुडे वी नो एवरीथिंग अबाउट द जीन्स, राइट. वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हमें पूरे ह्यूमन जीनोम के बारे में पता है. देन द नेक्स्ट गोल वाज टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट कुड अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. एथिकल, कि क्या ह्यूमन पे काम करना जो है, इट इज जस्ट लाइक टू नो अबाउट अ ह्यूमन इज जस्ट लाइक बीइंग अ गॉड, राइट. तो एथिकल इश्यूज तो कोई नहीं है, कोई एथिक्स पे कोई बात तो नहीं आ रही, कोई लीगल तो नहीं है, कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, सोशल कोई इश्यूज तो नहीं है. तो इन सारे इश्यूज को भी एड्रेस करना है. ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द गोल्स ऑफ HGP. मेथड्स क्या यूज किया इन्होंने? 2 मेजर मेथड्स यूज किया. द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, EST. दिस मेथड वाज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA. तो 2 मेथड हैं, या तो क्या करिए कि जितने भी जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं इन RNA उन सबको सीक्वेंस कर ले, हम उन सबको आइडेंटिफाई कर लें,
वन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन। इस मेथड के अकॉर्डिंगली दिस मेथड इन्वॉल्व सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम that contain all coding and non-coding sequence and then assigning functions to the different region in the sequence। तो यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने पर्टिकुलर उन जीन को आइडेंटिफाई किया जो कि एक्सप्रेस हो रहे हैं आरएनए के अंदर, बाकी जीन्स को हमने छोड़ दिया, बाकी जो हमारा जो है उसको हमने सीक्वेंस नहीं करना है, ठीक है, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं सीक्वेंस टैग। सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर हम जितना भी होल सेट ऑफ जीनोम है सबको कोड कर दिया, है ना, ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है उनको हम असाइन करें डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस। दो मेथडोलॉजी यूज़ की गई। सीक्वेंसिंग कैसे कैसे किया गया? फॉर द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग द एंटायर डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन इनटू रिलेटिवली स्मॉलर फ्रैगमेंट। सबसे पहले किसी भी बॉडी के अंदर से, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर से क्या किया गया? सारा का सारा डीएनए निकाला गया, ठीक है, उसको सीक्वेंस किया गया, है ना, इंटायर डीएनए फ्रॉम अ सेल, एक सेल के अंदर से उसको आइसोलेट किया गया। और उस डीएनए, क्योंकि डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा है ना, तो हमें अगर स्टडी करनी है तो उन डीएनए को पहले हमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, है ना, तो तोड़ा गया उसको स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर क्लोन्ड इन अ सुटेबल होस्ट सच एज बैक्टीरिया एंड ईस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वैक्टर्स का यूज़ किया गया, है ना। कैसे? बैक्टीरिया में जो यूज़ किया गया उसका नाम क्या था? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और जो ईस्ट में किया गया यैक, दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। दिस ESTs एंड सीक्वेंस एनोटेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। फिर इसके बाद क्या किया? हमने क्लोन करा दिया उन डीएनए फ्रैगमेंट्स का। अब फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए आर देन सीक्वेंस बाय ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर। डीएनए सिक्वेंसर का यूज किया गया विच फॉर्म्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। सेंगर मेथड, सेंगर सिक्वेंसेशन कहते हैं इसको, है ना, सेंगर सिक्वेंसर कहते हैं इसको। तो इससे हमने सीक्वेंस कर लिया। These sequences were arranged accordingly on the basis of overlapping regions of DNA fragments and were then aligned using a special computer programs। इन सबको align कराया गया, इसीलिए हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया, right? At last, the genetic and physical maps of genome were constructed by collecting information about certain repetitive DNA sequences and DNA polymorphism। तो किसका यूज़ किया? DNA polymorphism का यूज़ किया गया। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस का यूज़ किया। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। सो इस तरीके से सीक्वेंस कराया गया। अब ये जब सीक्वेंस कराया गया तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया, क्या रिजल्ट मिला हमें इससे? तो साइलेंट फीचर्स क्या था हमें मिला? देयर आर अबाउट 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन द ह्यूमन जीनोम। 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं एक ह्यूमन जीनोम के अंदर। ये रिजल्ट मिला हमें। इन एन एवरेज जीन देर आर 3000 बेसिस। द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन। इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे बड़ा कौन सा है? डिस्ट्रोफिन है, लार्जेस्ट नोन। टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम्स are estimated to the 30,000. Almost all 99.9% of the nucleotide bases are exactly same in every human individual. जितने भी होमोसेपियन, जितने भी ह्यूमन इंडिविजुअल हैं, ऑलमोस्ट 99.9% जो जीन जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट? दैट्स व्हाई वी आर अ सेम स्पीशीज। फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन द फंक्शंस आर अननोन। 50% जीन का हमें फंक्शन अभी तक पता नहीं है ना। और इनमें से लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को कितने कोड करते हैं हमें पता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है ना? तो कोड कितना होगा पूरे जीनोम में से? सिर्फ 2% जो है वो प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस विच आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स वो रिपीटेड सीक्वेंसेस आ जाते हैं, है ना। दीज हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस बट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रिपीटेड सीक्वेंस का क्या फंक्शन है? तो दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें इसका रोल आता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, जिसका साइज एंड शेप सबसे बड़ा है, हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन दैट इज 2968 जीन्स एंड क्रोमोसोम Y हैज द लीस्ट नंबर ऑफ जीन दैट इज 231। अभी आप लोगों को पता है कि 2023 में
जो क्रोमोसोम Y है इट गेट कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। किसका किया गया? क्रोमोसोम Y को अभी किया गया है, लास्ट बचा हुआ था हमारे पास, अभी 2003 में किया गया है ना। सो देयर आर अबाउट 1.4 million locations in human genome where single base DNA differences occur, that is called as SNPs, single nucleotide polymorphism। 1.4 मिलियन जो लोकेशंस हैं ह्यूमन जीनोम में, वहां पर डिफरेंस आता है किसके ऊपर? SNPs के ऊपर। दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन एंसेस्ट्री के बारे में पता लगता है SNPs के द्वारा, राइट? तो एप्लीकेशन क्या क्या है इसका? इट्स नॉलेज इज यूजफुल इन रिसर्च इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन बायोलॉजी। रिसर्च में हेल्प आता है, बायोलॉजिकल सिस्टम को के बारे में पता लगने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें आज पता है कि कौन सा जीन हमारे किस एक्सप्रेशन, किस चीज़ के लिए, हमारे बॉडी कलर के लिए, हेयर कलर के लिए, आई कलर के लिए, किस तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, हमारे हाइट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, वी नो दैट, राइट? All the gene in a genome, example, all the transcript in a particular tissue, organ, tumor can be studied। अभी इस टाइम पे हम किसी भी जीन को एक न जीनोम हम स्टडी कर सकते हैं, राइट? These are the applications। अब आपकी एनसीईआरटी में इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ह्यूमन जीनोम वॉज अ कितने साल का प्रोजेक्ट है? 13 ईयर का प्रोजेक्ट है, कोऑर्डिनेटेड बाय दी। तो कब से कब तक चला? 1992 2003 तक चला। और जो लास्ट सीक्वेंस हुआ है वो कब हुआ है? 2006 में हुआ है, ठीक है? किसने कोऑर्डिनेट किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड NIH ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एचवी द वेलकम ट्रस्ट यूके बिकम द मेजर पार्टनर। इसके बाद और कंट्रीज ने इसमें हेल्प की, दैट इज जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स, ठीक है? कब कंप्लीट हुआ? 2003 में कंप्लीट हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एनसीईआरटी से एक और नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली, क्योंकि सबसे बड़ा है सीक्वेंस है ना, इन मई 2006 दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स एंड XY, राइट? तो ये कब किया गया? 2006 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे? अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर जोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बोर्ड के लिए, और नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है बहुत सारा। क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज DNA टाइपिंग और DNA प्रोफाइलिंग एंड इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ DNA विच आर यूनिक टू द ईच इंडिविजुअल। जिस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट जो है यूनिक होता है हर एक पर्सन का, उसी तरीके से बच्चे जो हमारा DNA जो है वो यूनिक होता है ना। इसमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं विच आर यूनिक इन ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल्स, राइट? तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इट यूजेस, किसका यूज कर रहा है? सैटेलाइट DNA का यूज करता है एज प्रोब showing high degree of polymorphism and is called as variable number of tandem repeats, VNTRs. It was discovered by Sir Alex Jeffrey in 1985। इंपॉर्टेंट है कि किसका यूज़ किया जाता है? VNTR का यूज़ किया जाता है। कौन सा DNA है? सैटेलाइट DNA है। किसने किया? एलेक्स जेफ्रे ने किया। कब किया? 1985 में किया। क्या होता है इसमें टेक्निक में? फॉलोइंग स्टेप्स हैं। DNA, सबसे पहले DNA आइसोलेट करेंगे। DNA इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स इन अ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? DNA को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सेल से। फिर DNA को एम्पलीफाई करेंगे। मैनी कॉपीज ऑफ द एक्सट्रैक्टेड DNA कैन मेड बाय यूज ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेक्निक के थ्रू हम एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं। फिर डाइजेशन करा दो। डाइजेशन ऑफ DNA बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक साइट पे दो तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो टिप से कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट से कट करेगा। फिर हम क्या करेंगे? सेपरेशन कर लेंगे DNA फ्रेगमेंट का बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर ब्लॉटिंग ट्रांसफर किया जाता है ऑफ द सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक नाइलोन एंड नाइट्रोसेलुलोज। सदर्न ब्लॉटिंग इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? हम जो भी हमारा फ्रेगमेंट जो आया उसको हम ब्लॉट करा लेते हैं एक दूसरे, एक नाइलॉन शीट के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज शीट पे, सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं,
जो भी हमारा डीएनए फ्रेगमेंट जो है सेपरेट आउट हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग ट्रांसफर। फिर हाइब्रिडाइजेशन करा दो विद द हेल्प ऑफ रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं हम। दीज प्रोटीन टारगेट अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू देम। तो जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड VNTR का यूज कर लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। और फिर ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी का क्या मतलब होता है, डिटेक्शन, एक टेक्निक है, डिटेक्शन टेक्निक है, वो क्या डिटेक्ट करता है, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। तो बेसिकली दिस इज अ डिटेक्शन टूल, राइट। यहां पे इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है सेपरेशन टूल है, दिस इज अ सेपरेशन टूल, है ना। ये यहां पे डिटेक्शन टूल है ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं। हेल्प किस में कर रहा है, एप्लीकेशन क्या है, इट हेल्प्स टू सेटल पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट्स। बहुत जगह पे पैटर्निटी कि कौन, किसी अगर 4-5 इंडिविजुअल्स हैं उनमें से फादर कौन है, अगर हमें पता लगाना है तो हम उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। सोल्जर्स के साथ के उसमें आर्मी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए किसी कारणवश किसी सोल्जर जो हैं शहीद हो गए हैं, अगर हमें सिर्फ उनका ब्लड सैंपल मिला, हमें नहीं पता लगता कभी कभी कि ये इंडिविजुअल कौन है, तो हम उनके ब्लड सैंपल से पता लगाते हैं कि उनके पेरेंट कौन होंगे, उनके फादर कौन होंगे। तो ये दिस टूल हेल्प्स अ लॉट, राइट। सो सेटल पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट्स में हेल्प करते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई परपिट्रेटर्स ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में जो कल्प्रिट है, जो कि अगर इस तरीके का कोई काम कर रहा है ना, तो जो परपिट्रेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन द यूनिक बैंड पैटर्न्स। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, रेशियल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगेन कहीं मर्डर केस है तो मर्डर केस में भी अगर हमें किसी सस्पेक्ट को अगर चेक करना है कि हु इज़ द मर्डर, तो ब्लड सैंपल से हम चेक किया जा सकता है कि वो किसका ब्लड है। तो इन सब चीज़ों के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। ये देखिए एनसीईआरटी आपका एक डायग्राम दे रही है, दैट इज़ यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम दिया जा रहा है और यहाँ पे मैटरनल क्रोमोसोम है, किसी के उसमें मैटरनल क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, है ना। तो इसके जो है डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए एंड डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी जो है, इसके VNTRs ले लिए गए, VNTRs ले लिए गए, है ना। और उसको लेके जो है हमने नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स को हमने क्या किया, इसको हमने डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन से हमने इसको डीएनए उठा लिया, राइट। और फिर हम इसको चेक करेंगे, यहां से जो क्राइम सीन से जो डीएनए आया है वो आया है हमारे, ये बेंडिंग पैटर्न देखिए, यहां पर ये बेंडिंग पैटर्न आया है। और अब हम इन दो इंडिविजुअल्स में से कि कौन हमारा, इन दो सस्पेक्ट में से कौन मर्डरर है, क्राइम सीन में कौन कल्प्रिट है, तो अगर हम इसमें अगर पता लगाना है तो हमें ये देख सकते हैं कि इसके साथ कौन सा बैंड मैच कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस वन, ये जो है बी का जो बैंडिंग पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है सी के साथ। सो वी कैन से दैट दिस इज रिलेटेड टू सी, राइट। तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं इन फॉरेंसिक्स, इन पैटर्निटी टेस्ट और रेसिंग ग्रुप्स के बीच में चेक करने के लिए, ठीक है बच्चा। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब अगर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चे क्या बोल रहा है, व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। अभी हमने पता किया कि कितना टाइम लगा, 13 ईयर्स लगा है पूरा ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने में। बहुत ज़्यादा रिजल्ट है, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर्स का बनाना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाई इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। तो अभी हमने बात की कि VNTRs का यूज करके, सैटेलाइट डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। फॉरेंसिक में रोल है इसका, पैटर्निटी टेस्ट में इसका रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सरसाइजेस फ्रॉम एनसीईआरटी। कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नीट 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। तो जेनेटिक मैपिंग के लिए एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। देखिए नीट 22 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, इफ अ जेनेटिसिस्ट यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सिक्वेंसिंग द होल जीनोम of an organism followed by alignment of function
टू डिफरेंट सेगमेंट द मैथडोलॉजी एडेप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज। तो हमें पता है कि EST का यूज़ किया जाता है जब हम स्पेसिफिक RNAs का यूज़ करते हैं, है ना, उसको सीक्वेंस कराते हैं। लेकिन जब हम ब्लाइंड अप्रोच का यूज़ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर देखिए नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया सैटेलाइट RNA आर प्रेजेंट इन सम। सैटेलाइट RNA कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो हमें पता है कि ये प्लांट वायरसेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2013 में। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज टेक्निक इन DNA फिंगरप्रिंटिंग इज। तो हमें पता है कि अभी हमने पता किया VNTR, रैंडम नंबर क्या है? VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। इसका यूज किया जाता है VNTR का DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक है बच्चे, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो कि हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से और DNA फिंगरप्रिंटिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये दो टॉपिक्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किस तरीके का कोई डाउट आएगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।